आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं कि आपको उनसे पता चलेगा कि बेंडिंग स्ट्रेस का कहाँ यूज़ हो रहा है। यूज़ होने का मतलब मेरा ये है कि जब हम क्वेश्चन देखेंगे आईईएस में, गेट में, एसएससी में, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो बेंडिंग स्ट्रेस का है या शियर स्ट्रेस का है या फर्स्ट चैप्टर में से दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन में से है या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे आज जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा पेपर में। ठीक है, मेरे पास आज 3 क्वेश्चन है आपके लिए और तीनों ही दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास वो है ये आपकी स्क्रीन पर। तो ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये कहता है कि इफ E is equal to 200 GPa, find stresses developed in making the hook from the straight bar। तो वो बार देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है क्वेश्चन में, हमें कुछ बार जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। ये कह रहा है पहले जो बार था ये कुछ इस शेप का था यहाँ से अटैच्ड, अब इस बार को कुछ लेंथ तक तो ठीक रखा, मतलब स्ट्रेट रखा, उसके बाद इसको मोड़ दिया, घुमा दिया। तो ये कह रहा है फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन मेकिंग द हुक फ्रॉम स्ट्रेट बार। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब हम इस पर काम करेंगे तो पता चलेगा कि ये बेंडिंग स्ट्रेस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन की, इस सेक्शन की हमें विड्थ गिवन है, कुछ हमको यहाँ पे गिवन है रेडियस। अब ये देखने की बात है कि हम रेडियस कौन से इक्वेशन में यूज़ करते हैं। हमारे पास ऐसी कितनी इक्वेशन है सोम में जहाँ पे रेडियस का यूज़ होगा। अब जब स्ट्रेस की बात करना है तो कोई और तो सब्जेक्ट की बात करेंगे नहीं, तो सोम की बात करेंगे। वहाँ पे जब हम बात करेंगे रेडियस की, तो रेडियस के लिए ऐसे कितने फॉर्मूलाज हैं, और जब स्ट्रेस की बात करते हैं और रेडियस की बात करते हैं तो ऐसे और कितने फॉर्मूलाज हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है E इज़ इक्वल टू 200 GPa, मतलब E का भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, और आपको फिगर में रेडियस भी गिवन है, प्लस आपको सेक्शन की थिकनेस भी गिवन है। तो देखते हैं कि कैसे इसको बेंडिंग स्ट्रेस से सॉल्व किया जाता है। E हमको पता है 200 GPa। अब GPa है तो ये इसको हमें न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 2 × 10⁵ MPa, क्योंकि G को M में कन्वर्ट करना होता है, मतलब गीगा को मेगा में कन्वर्ट करना होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 से करेंगे तो 2 0 और भी हैं, 3 + 2 5, तो 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल को ही हम कहते हैं न्यूटन पर mm², राइट। अब E की वैल्यू हमें पता चल गई न्यूटन पर mm²। थिकनेस की वैल्यू हमारे पास है 10 mm है। अब हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पे रेडियस भी यूज़ हो रहा हो और E भी यूज़ हो रहा हो, तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, σ/y इज इक्वल टू E/r, वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, E is the Young's modulus of the section, R is the radius of curvature, and sigma is the stress that we have to find out. तो sigma will be equal to EY/r। लिख सकते हैं E की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵, Y की वैल्यू कितनी है। अब इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो उसके सेंटर से लाई करेगी, राइट। जो मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे वो मुझे नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो एग्री कर रहे हैं वो मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो y की वैल्यू है वो उसके टॉप मोस्ट फाइबर में, क्योंकि हमें निकालना है फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन मेकिंग द हुक, मतलब जो मैक्सिमम, कुछ इसमें मैक्सिमम, सिर्फ कहीं मिनिमम स्ट्रेस तो लगा ही नहीं होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस को लगा होगा तभी तो जो आउटर फाइबर भी है उसको भी बेंड किया जा सकता है ना, मतलब उतना स्ट्रेस लगा होगा। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ फाइंड आउट होता है, वो होता है बिल्कुल आउटर फाइबर पे, क्योंकि आउटर फाइबर पे ही मैक्सिमम स्ट्रेस लगता है उसको बेंड करने के लिए। तो आउटर फाइबर की न्यूट्रल एक्सिस से अब ये सेक्शन हर जगह, मतलब अब ये सर्कुलर सेक्शन की बात हो रही है, अब इतने सेक्शन को तो बेंड किया ही नहीं, अब ये हाफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो गया। अब इसकी न्यूट्रल एक्सिस तो इस दोनों सर्कमफेरेंस के बीच में ही लाई करेगी। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, इसकी जो टोटल थिकनेस है वो 10 mm, तो इसकी थिकनेस भी 10 mm होगी, और ये 10 mm है तो इस न्यूट्रल एक्सिस से आउटर फाइबर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 mm। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और mm में चल रहा है सब कुछ यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास नीचे क्या बचे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या है, 10। अभी तो मीटर में है, मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, mm में, तो मतलब इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीटर इंटू mm में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये सारी वैल्यूज़ कट करने के बाद क्या आ जाएगा, 100 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये था बेंडिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन। ये कहा गया था कि आपको हुक बनाने के लिए कितना स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, तो 100 मेगा पास्कल रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ए सर्कुलर लॉग ऑफ टिम्बर हैज़ डायमीटर d
Determine the dimension of the strongest rectangular section that can be cut from this log. तो जो फिगर है वो कुछ इस तरीके की है कि हमको ना एक सर्कुलर लॉग समझते हो ना आपके जो पेड़ होता है। अब ये कह रहा है कि जो पेड़ है वो सर्कुलर है, उस सर्कुलर में से एक हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालना है। तो ये सर्कुलर लॉग हो गया, उस सर्कुलर लॉग में से रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालना है। अब वो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो पतली सी कोई ऐसी स्ट्रिप भी हो सकती है। तो हमें नहीं पता कि वो रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा आएगा, लेकिन वो जैसा भी आएगा वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए इन बाकी वैरायटी से। इन सभी रेक्टेंगुलर सेक्शन से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए उस पर्टिकुलर लॉग के अंदर। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं, सपोज कीजिए वो कैसा भी है, तो एक लॉग ले लिया और उस लॉग के अंदर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लिया। अभी मुझे नहीं पता कि इस डायमेंशन क्या है, तो मैं नाम दे देता हूँ इनको x, क्योंकि डायमेंशन तो हमें निकालनी है, और इसको नाम दे देता हूँ मैं y। अब ये x है, ये y है। अगर इसका डायमीटर d है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो डायमीटर होगा ये होगा d, ये होगा d, राइट। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ रही है, आपको दिख रहा होगा कि पाइथागोरस बन रहा है सीधा सीधा यहाँ पे, दैट इज x² + y² = d²। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसी भी सेक्शन के स्ट्रॉन्ग होने या ना होने की, तब हम बात करते हैं सेक्शन मॉडुलस की। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो उनको पता होगा कि सेक्शन मॉडुलस ही वो पैरामीटर है किसी भी सेक्शन का जो बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं किसी दूसरे सेक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है इसका सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होगा? सेक्शन मॉडुलस होता है I/Y। I/Y होने के लिए मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होगा? इफ x इज द विड्थ एंड y इज द डेप्थ, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी xy³ / 12। और y की वैल्यू क्या होगी? y होता है इसके न्यूट्रल एक्सिस से उसके मैक्सिमम फाइबर तक का डिस्टेंस। तो अगर सपोज इसकी न्यूट्रल एक्सिस ये है तो मैक्सिमम फाइबर जो होगा वो टॉप मोस्ट फाइबर होगा, और टॉप मोस्ट फाइबर होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी y/2 इंटू y/2 करूँगा। चलो y2 यहीं कर देता हूँ। तो जो जो चीज़ कट रही है उसको काट दो। 2 6 या 12, y से y कैंसिल, ये आ जाएगा xy²/6। ये आ गई आपकी z की वैल्यू। ये आ गया सेक्शन मॉडुलस xy²/6। अब सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम होगा तभी हमारे जो सेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं और ठीक है, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम देखने के लिए हमें क्या करना होता है? उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x या y, अब लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि मेरा x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, और कोई भी दोनों में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है d के अलावा। ठीक है, और d तो इस इक्वेशन में यूज़ हो ही नहीं रहा। तो अगर मैं लिखूँ dz/dx किसी भी के लिए, आप y के लिए भी कर सकते हो या x के लिए भी, तो मैंने ले लिया dz/dx। तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब d/dx करूँगा मैं इसका, तो xy²/6। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। तो अगर किसी एक वेरिएबल को मैं किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिख दूँ तब मेरे लिए डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने जो पहली इक्वेशन लिखी थी वो कहता है कि x² + y² = d²। अगर यहाँ से मैं y² की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगा? x² + y² = d², और y² की वैल्यू क्या है? d² - x² y² की वैल्यू ये आ गई। इस y² की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, दैट इज d/dx ऑफ x इंटू y² की वैल्यू क्या है? d² - x² अपॉन में 6xy²/6 था ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है या नहीं है? कांस्टेंट बाहर निकाल लो, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा? d, ये 1/6 बाहर आ गया, d/dx इंटू d²x - x³। डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा अब इसका। तो ये आ जाएगा 1/6, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? d² - 3x²। और डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं वो कर देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं 0 के इक्वल, ताकि हम किसी एक वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकें। ये मैथ्स के कुछ फॉर्मूला हैं, अगर आपको नहीं क्लियर है तो एक बार ही मैथ्स के फॉर्मूला ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म 0 हो रही हैं? 1/6 उधर जाके 0 हो जाएगा, d² की वैल्यू आ जाएगी 3x² के इक्वल, और x की वैल्यू आ जाएगी d/√3 के इक्वल।
x की वैल्यू आ गई d/√3, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, तो x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, d² प्लस y² इज इक्वल टू d²। अब इसको उधर ले जाओ, y² इज इक्वल टू d² माइनस d²/3, ऊपर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y² इज इक्वल टू 2d²/3, और इसका अंडर रूट कर दोगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू √2/3 इंटू d। अब भैया डायमीटर तो पता ही होगा ना, डायमीटर पता होगा तो x भी पता चल जाएगा d/√3 और y भी पता चल जाएगा √2/3 इंटू डी। तो ये वो रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन निकाल के देगा किसी भी सर्कुलर लॉग या किसी भी सर्कुलर सेक्शन में से, अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालना हो तो ये वो डायमेंशंस हैं जिनसे आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन वही है क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे। तो जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है।